हेलो क्लास 8 वाले विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपका मंथली टेस्ट जो होने वाला है 3 अगस्त को, उसके लिए हम क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज जो वीडियो होने वाला है सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, और इसी तरह से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का आपके इसी चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब सेक्शन 1 के अंतर्गत आपसे 5 MCQ पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है नई दिल्ली में, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मुंबई और डी है इलाहाबाद। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हाई कोर्ट जो होता है वो अपने राज्य के राजधानी में होता है। जैसे झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो है रांची, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश भर के लिए सिर्फ एक ही होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि है नई दिल्ली में स्थित। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों वे मुख्य न्यायाधीश के सॉरी यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो उप मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ये है राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की संस्थाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं, यानी कि ये सारे जो जनजातियां हैं किस राज्य में बिलोंग सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि घुमंतू किसान भारत के किस भाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में, बी है पश्चिमी भारत में, सी है दक्षिणी भारत और डी है उत्तर भारत। तो जो घुमंतू किसान है दोस्तों मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। पूर्वोत्तर यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट, जो जितने भी असम, मेघालय, मणिपुर वे सब जो हैं ये सारे इलाकों में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि भारत का प्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। तो ये इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। पहला है बॉम्बे हाई, दूसरा है डिगबोई, सी है तातापानी और डी है पेंसिल्वेनिया। तो जो भारत का पहला सबसे पुराना जो तेल कुआं खोदा गया था वो आपके डिगबोई नामक जगह पे खोदा गया था, जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। इस प्रकार से अब हम अति लघु उत्तरीय यानी कि 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उसकी सेवानिवृत्ति क्या होती है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 38 न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो यहाँ पे इसका भी उत्तर लिखा हुआ है कि जीवाश्म ईंधन जो होता है पौधे एवं जानवरों के अवशेषों के पृथ्वी के अंदर दबे रहने के कारण बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे बहुत लाखों लाखों साल पहले पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए जो पेड़ पौधे थे, जो समुद्र के जो जीव लोग थे, उन लोग को जब ज़्यादा देर तक उन लोग दबे रहे तो वे लोग क्या चीज़ का रूप ले लिए, कोयला और पेट्रोलियम का। और ऐसे अनेकों तरह के मतलब जितने भी सब खदान से जितने भी मटेरियल निकलता है वो सब यही सब के कारण जीवाश्म ईंधन वे लोग कहला सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर तब 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो यहाँ पे है कि जनहित याचिका क्या है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर है कि जनहित याचिका वह याचिका है जो किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज या जनता के हित की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है कि जनता के अधिकारों की रक्षा करना, गरीब, कमजोर और असहाय लोगों को न्याय दिलाना, समाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर जन कल्याण सुनिश्चित करना। और इसी प्रकार से सेक्शन डी के अंतर्गत यहाँ पे 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा पर निबंध लिखना है। तो
इससे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पे लॉन्ग इसका आंसर भी होगा। तो यहाँ पे है कि बिरसा मुंडा भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आदिवासी जननायक थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के उलिहातू गांव में एक साधारण मुंडा परिवार में हुआ था। आदिवासी समाज में उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के कारण उन्हें भगवान का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, और लोग उन्हें आदर से धरती अब्बा, पृथ्वी के पिता कहकर पूरा पुकारते हैं। और उनके जीवन और संघर्ष के प्रमुख बिंदु जो है निम्नलिखित है। तो बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों, जमींदारों और सूदखोरों के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासियों का अपनी जमीन और जंगलों पर प्राकृतिक अधिकार है। और इसी प्रकार से यहाँ पे उलगुलान के उनके बारे में पढ़े तो यहाँ पे 1899 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान यानी कि एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक नेतृत्व किया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य शोषण को समाप्त करना और मुंडा राज्य की स्थापना करना था। इसी प्रकार से इनके अगर समाज सुधार के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ उन्होंने अपने समाज को अंधविश्वासों, नशे और कुरीतियों से मुक्त करने के लिए भी व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। और इसी प्रकार से यहाँ पे निष्कर्ष पे आए तो यानी कि आप जैसे हम लिख के दिए हैं दोस्तों, अगर वैसे लिखते हैं तो नंबर एक भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे है कि ब्रिटिश सरकार ने उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 को ईस्वी मतलब को रांची जेल में उनका निधन हो गया। महज 25 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया वो आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 15 नवंबर को उनकी जयंती पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उद्योगों यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं उन लोग के वर्गीकरण के कौन कौन से मुख्य आधार है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे है पहला, कच्चे माल के आधार पर फैक्ट्रियों को बांटना। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें उद्योगों की इस बात पर बांटा जाता है कि वे उत्पादन के लिए किस प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करते हैं। जैसे कि पहला है कृषि आधारित उद्योग। ये कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पाद जैसे कि वनस्पति और जंतु का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और डेयरी उत्पाद। इसी प्रकार से यहाँ पे है खनिज आधारित उद्योग। ये कच्चे माल के रूप में खदानों से निकाले गए खनिज अयस्कों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लोहा, इस्पात, सीमेंट, ये सब हो गया। इसी प्रकार समुद्री आधारित उद्योग, ये सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मत्स्य तेल निर्माण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और वन आधारित जंगल पर आधारित उद्योग। ये वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे कि कागज का उद्योग, जो आपका पेज पेपर ये सब बनता है, ये कहाँ से बनता है? जंगल के पेड़ काट कर बनता है। जैसे माचिस वगैरह हो गया, फर्नीचर हो गया। और इसी प्रकार से अब दूसरा है आकार के आधार पर। तो उद्योगों का आकार उसमें लगाई गई पूंजी, काम करने वाले लोगों की संख्या और उत्पादन की कुल मात्रा पर निर्भर करता है। पहला, घरेलू उद्योग। ये बहुत छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जहां दस्तकारों द्वारा उत्पादों का निर्माण घरों में हाथ से किया जाता है। उदाहरण के लिए टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, अचार बनाना। और इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा है लघु आकार के उद्योग, यानी छोटे प्रकार के फैक्ट्रियाँ या उद्योग मतलब धंधा। तो यहाँ पे है इनमें कुटीर उद्योगों की तुलना में थोड़ी अधिक पूंजी और छोटी मशीनों का उपयोग होता है। उदाहरण जैसे कि रेशम बुनाई, माचिस निर्माण ये वगैरह ये सब। इसी प्रकार से बृहत आकार के उद्योग, इसमें बहुत अधिक पूंजी का निवेश होता है। हजारों लोग काम करते हैं और उच्च स्तरीय तकनीक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल जैसे कि कार, बस फैक्ट्री जो होता है, भारी मशीन जो यहाँ पे बनता है ये सब। और इसी प्रकार से तीसरा है जो प्रकार है स्वामित्व के आधार पे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उद्योगों का मालिक कौन है और उसका प्रबंधन कौन कर रहा है। तो पहला इसका प्रकार है निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट एरिया, प्राइवेट क्षेत्र के अंतर्गत जो भी है। तो इनका स्वामित्व और संचालन किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए रिलायंस कंपनी के जानते होंगे दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सारे आपके प्राइवेट कंपनी के उदाहरण हैं। और इसी तरह से है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र या ऐसा उद्योग जिसका मतलब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन पूरी तरह से सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। और इसी तरह से यहाँ पे है संयुक्त क्षेत्र, इनमें स्वामित्व और संचालन सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। उदाहरण मारुति उद्योग लिमिटेड, इसमें सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिल के चलाते हैं। सहकारी क्षेत्र, इसका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पाद को
आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों या दोनों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप अमूल के दूध वाला जानते होंगे, सुधा डेयरी, ये सब जो हैं सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा वीडियो दोस्तों, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।